मैं आपको आज अपने संघर्ष की कहानी बताना चाहूँगी कि किस तरह से रोहतक के गलियारों की एक लड़की दिल्ली के गलियारों में घूम के फाइनली हर तरह का एक्सपेरिमेंट करके, कोचिंग ज्वाइन करके, कोचिंग छोड़ के, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके, खुद को इम्प्रूव करके, दूसरों के एक्सपेरिमेंट से सीख के, हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हर तरह के वो लगा के फाइनली सिविल सर्विसेज तक पहुंचती है। मैं 1 महीने से भी कम की थी जब मेरे माता पिता ने मुझे मेरे नाना नानी के पास छोड़ा था। मम्मी पापा कई बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, एनुअल फंक्शन में या किसी जन्मदिन पे नहीं आ पाते थे, तो लगता था कि भाई बाकी बच्चों के माता पिता हर जगह आते हैं, मेरे माता पिता कभी नहीं आते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं एक बार बोलूँ कि नहीं, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर ही पैदा हुई थी, मैं बचपन में बहुत कमज़ोर इंसान थी, पढ़ाई में भी और शरीर से भी, और कोई भी इंसान टॉपर पैदा नहीं होता है। मैं आपको सच बताऊं तो 5th, 6th और 7th क्लास मेरी लाइफ के वो फेज़ थे जहाँ पे मेरे परसेंटेज 60% से भी कम आए हुए हैं और मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी। और शायद ही अगर आप उस टाइम पे मेरी राइटिंग और परसेंटेज देखोगे तो फिर आप सोचोगे कि ये वही अपराजिता है जो डॉक्टर बन गई या फिर जिसने आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया। मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी रही हूँ लाइफ में, और उससे मैंने खुद को इम्प्रूव करके अबव एवरेज स्टूडेंट की जर्नी ट्रैवल की है। रोहतक जैसे शहर से हॉस्टल में गई थी 5th, 6th, 7th में, तो ना इतनी अंग्रेजी आती थी और ना ही इतना पढ़ने का तरीका पता था कि ऐसे पढ़ते हैं, ये खुद से ऐसे करते हैं। जो स्कूल में क्लास वर्क होमवर्क कराते थे वो मैं कर लेती थी। बाद में पता चला कि नॉवेल्स भी पढ़ने होते हैं, इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, कोट्स भी आने चाहिए। बीच में चिकनगुनिया भी हो गया, फ्रैक्चर भी हो गया। फिर मुझे लगा कि जब दोनों चीज़ें हुई तो मुझे लगा कि ये तो फंस गए। मैं इंटर्नशिप के बाद जब दिल्ली आके रहने लगी तो फ्लैट्स तो बहुत महंगे होते हैं, हम सबको पता ही है। तो उस टाइम पे मैं अपने एक रूम सेट ले रखा था, उसमें रह रही थी। तो हुआ यूँ कि मेंस की परीक्षा थी और मेंस की परीक्षा में थोड़ा ही टाइम था, सिलेबस नहीं हो रहा था। 4 पन्ने पलट के देखे, अभी तो पढ़े थे 4 मिनट पहले और यही मेन टॉपिक याद नहीं आ रहा है इसका। और फिर तो लगा कि भाई इतना तो किया है और पूरा सिलेबस का समंदर रहता है, 20 दिन बाद एग्ज़ाम है मेरा और मुझे कुछ नहीं आता है। उस टाइम पे मुझे यूँ हुआ कि बस मैं चिल्लाऊँ, और मैं चिल्लाई भी कि मुझसे नहीं होगा ये सिलेबस। मेरी इंटर्नशिप पीजीआई रोहतक से थी और दिल्ली में मैंने सुना था कोचिंग है और कोचिंग लगाओ तो बढ़िया होता है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो मैं ड्यूटी करती पहले 8 घंटे की, फिर मैं रोडवेज़ की बस पकड़ती, हरियाणा रोडवेज़ की, फिर मैं मेट्रो से करोल बाग पहुँचती शाम तक, फिर वो 2 घंटे की क्लास लगाने की कोशिश करती। फिर मैं रात हो जाती, रात को ट्रैवल करना सेफ़ नहीं लगता था, तो फिर दोस्त के पास रुकती, अगले दिन सुबह 3 बजे उठती, फिर 3 बजे से आईएसबीटी भागती, फिर वहाँ से बस पकड़ती, फिर रोहतक पहुँचती, फिर ड्यूटी करती। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत टाइम तक, कहते हैं ना भेड़ चाल में, मतलब करने की बहुत कोशिश की। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए अलग ही चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं फैमिली में भी, स्पेशली व्हेन यू आर ऑफ मैरिजेबल एज, की शादी की उम्र हो रही है, इस टाइम पे आप तैयारी करने बैठ रहे हो। और खैर मैंने तो बचपन से कुछ और टॉन्ट्स भी सुने हैं सोसाइटी से कि भाई आपका रंग ऐसा है, आप इतने मोटे हो, ये है वो है। तो हर तरीके की चीज़ें मतलब हमें फेस करनी पड़ती हैं। हो सकता है कि मन रुकने को कहे, मतलब लगे कि थोड़ा आराम कर लो, बट हमेशा खुद से किए हुए वादे, अपने लोगों से किए हुए वादे याद रखें और मंजिल ज़रूर मिलेगी। कितना ही लंबा सफ़र हो, कितना ही मुश्किल सफ़र हो, हम तय करेंगे और फाइनली मंजिल को ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो यही मेरे लाइफ का मोटिवेशन रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह सिनसिनवार है और इस बार सिविल सर्विसेज की परीक्षा में मैंने 82 रैंक प्राप्त की थी। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं आज आप सबको अपनी संघर्ष के बारे में, जो मुश्किलें मैंने फ़ेस की उनके बारे में, और किस तरह से मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा दूसरे अटेम्प्ट में क्रैक की उसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम अपराजिता कैसे पड़ा। मैं छोटी थी, मैं बहुत बीमार रहती थी और जब तक मैं 2 साल की नहीं हुई थी तब तक मैंने चलना भी नहीं सीखा था। बट सारी बीमारियां और सब चीज़ों के बावजूद भी मैं हमेशा जीत जाती थी। तो मेरे नाना जी ने कहा कि ये लड़की हार नहीं मानेगी, तो इसका नाम शायद अपराजिता ही बेस्ट रहेगा, बिकॉज शी नेवर क्विट्स, कभी हार नहीं मानती। तो मेरा नाम इस तरह से अपराजिता रखा गया। मैं 1 महीने से भी कम की थी जब मेरे माता पिता ने मुझे मेरे नाना नानी के पास छोड़ा था, क्योंकि उस टाइम उनके जीवन में भी संघर्ष था। वो भी मतलब अपने पैसे कमाने के लिए, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे थे एक नए शहर के अंदर। तो उस टाइम पे एक छोटे बच्चे को पालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे माता पिता के रूप में नाना नानी मिले, मौसियाँ मिली, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया।
और मेरे परिवार में सबने अपना संघर्ष अपने तरीके से किया है। और मेरे नाना नानी की 3 बेटियां हैं और सबसे बड़ी बेटी की बेटी मैं हूँ। तो सोसाइटी भी बहुत रोल प्ले करती है इस चीज़ के अंदर। तो बचपन से ही मुझे था कि मतलब हाँ, मुझे कुछ अलग करना है। मतलब छोटी थी तो नाना जी के साथ कहीं जा रही थी, तो एक कलेक्टर वाली कार पास हुई, तो मैंने नाना जी से पूछा ऐसे ही एंग्जाइटी में कि भाई ये क्या है नाना जी। तो उन्होंने कहा कि समाज में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो ऐसा इंसान बनना है जो इस पोस्ट पे आके कुछ अच्छा काम कर सके। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है। उस टाइम आईएएस का मतलब नहीं पता था, बस ये पता था कि आईएएस कोई वर्ड होता है। उस चीज़ को अपने मन में बिठा लिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं टॉपर ही पैदा हुई थी। मैं बचपन में बहुत कमज़ोर इंसान थी, पढ़ाई में भी और शरीर से भी। और कोई भी इंसान टॉपर पैदा नहीं होता है। मैं आपको सच बताऊं तो 5th 6th और 7th क्लास मेरी लाइफ के वो फेज़ थे जहाँ पे मेरे परसेंटेज 60% से भी कम आए हुए हैं और मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी। और शायद ही अगर आप उस टाइम पे मेरी राइटिंग और परसेंटेज देखोगे तो फिर आप सोचोगे कि ये वही अपराजिता है जो डॉक्टर बन गई या फिर जिसने आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक किया। तो मैंने उस चीज़ से भी कभी हार नहीं मानी। 7th के एंड तक मुझे रियलाइज़ होने लगा कि एक टीचर ने मुझे कहा कि बेटा, आपकी राइटिंग ऐसी है कि आपका पेपर पढ़ के मार्क्स देने का ही मन नहीं करता। आपने 1 पेज लिखा है तो 1 पेज के हिसाब से हम आपको 1 नंबर दे देते हैं क्योंकि आपकी राइटिंग ही समझ में नहीं आती है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि ये चीज़ तो कम से कम मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। कम से कम बाद में मार्क्स जो मिले, बट एटलीस्ट सामने वाला मेरा पेपर पढ़े तो सही। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखा मेरी क्लास में ये 3-4 बच्चे हैं, इनकी बेस्ट हैंड राइटिंग है, इनको राइटिंग के लिए हमेशा प्रेज़ मिलती है। तो मैंने उनकी सबकी कॉपी मांगी कि यार होमवर्क के लिए तुम्हारी कॉपी चाहिए। और देखा कि ये कैसे ए बनाते हैं, कैसे बी बनाते हैं। अब मुझे पता लगा 4 तरीके से ए बनते हैं, 4 तरीके से बी बनते हैं। जो है एक सीधा ऐसे लिखा जाता है, टेढ़े करके हिंदी लिखेंगे तो ऐसे लिखी जाती है। तो अब मैंने सोचा इसमें से बेस्ट क्या होगा और मैं क्या ईजिली कॉपी कर सकती हूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स हिंदी और इंग्लिश के बेस्ट राइटिंग से कॉपी किए। और उसको अब मतलब कॉपी एक बार आप कर लोगे, पर आप उसको हैबिट में डालते हो वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने वो ए से लेकर बी से लेकर सी तक सब कुछ और हिंदी की हैंड राइटिंग को अपनी हैबिट में डाला। तो आप ये लगा लीजिए, मैंने 7th के एंड में जो बच्चा नर्सरी में करता है वो चीज़ दोबारा की खुद के साथ। एंड मेहनत का रिजल्ट आता है। 10th स्टैंडर्ड में आई वॉज द अवार्ड विनर फॉर बेस्ट हिंदी हैंड राइटिंग एंड इंग्लिश हैंड राइटिंग इन माई स्कूल। ऐसा ही पढ़ाई के अंदर था। मतलब मैं रोहतक जैसे शहर से हॉस्टल में गई थी 5th 6th 7th में, तो ना इतनी अंग्रेजी आती थी और ना ही इतना पढ़ने का तरीका पता था कि ऐसे पढ़ते हैं, ये खुद से ऐसे करते हैं। जो स्कूल में क्लास वर्क होमवर्क कराते थे वो मैं कर लेती थी। बाद में पता चला कि नॉवेल्स भी पढ़ने होते हैं, इंग्लिश भी अच्छी आनी चाहिए, कोट्स भी आने चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि धीरे धीरे हर चीज़ के ऊपर काम करेंगे और धीरे धीरे रिजल्ट भी आएगा उन चीज़ों का। तो इसी चीज़ पे मैंने काम करना शुरू किया कि पहले मैं कोर्स बुक पढ़ूंगी, फिर उसके साथ कोई गाइड बुक आती है वो पढ़ूंगी, फिर जो टीचर मिलता है उससे पूछूंगी कि सर मैं अपने इस जवाब को और बढ़िया कैसे बना सकती हूँ या मैं अपनी तैयारी में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकती हूँ। तो मेरा ग्राफ इस तरह से कुछ था। 5th में आई वॉज 68%, 6th में आई वॉज 60% और 58%, एंड 7th में भी मेरा ऐसा ही कुछ था, 58 to 62%। और 8th में आई वॉज मेरा 94% था, 9th में मेरा 96% था और 10th में मेरा 98% था और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी और स्टेट सेकंड रैंकर थी। तो ये जो जर्नी थी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही कि मेरे इतने परसेंटेज थे, पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी रही हूँ लाइफ में और उससे मैंने खुद को इम्प्रूव करके अबव एवरेज स्टूडेंट की जर्नी ट्रैवल की है। और ये ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कभी 50% आए हों या आपके लाइफ में कभी ज़्यादा नंबर नहीं आए हों या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो या आपको अंग्रेज़ी कम आती हो या आपने नॉवेल्स ना पढ़े हों, कोट्स कम आते हों या आप में बोलने का कॉन्फिडेंस कम हो। ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप कड़ी मेहनत के साथ एंड मेन चीज़ जो है परसिस्टेंस के साथ इम्प्रूव की जा सकती है। मेरी लाइफ के अंदर बहुत लोगों का योगदान रहा है। कोई भी सक्सेस किसी की अकेले की नहीं होती है, वो एक टीम वर्क होता है और उस टीम वर्क में सबसे पहले परिवारजन आते हैं। परिवारजनों में मेरे नाना नानी जो बिल्कुल एक स्तंभ बन के मेरे जीवन में साथ खड़े रहे। इनिशियली तो उन्हें लगता ही नहीं था, जब मैंने उन्हें डॉक्टर बनने के बाद पहली बार कहा कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगी तो उन्होंने कहा अरे अरे नहीं होएगा तो बीच में छोड़ देगी, रहने दे। तो मैंने उन्हें ये कहा था भरोसा रखो कर लूँगी। एंड मेरी माता जी जिन्होंने हमेशा जो मैंने कहा वो एक ही बात पूछते थे घर वाले कि तुझे लगता है तू कर लेगी, मैं कहती थी हाँ मैं कर लूँगी। तो वो भरोसा रखते थे इस बात के ऊपर। और
मेरे पिताजी जो वहाँ भरतपुर में हैं, और जब जब मम्मी मुझसे मिलने आती थी तो पापा पीछे से घर वगैरह संभालते थे, सब कुछ करते थे। और मेरी मौसियाँ जिन्होंने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी जब माता पिता साथ नहीं थे। और मुझे इस सबसे यही लगता है कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई संघर्ष होता है। मेरा संघर्ष कुछ अलग है, आप लोगों का कुछ संघर्ष अलग है। तो इस टाइम पे हम कुछ लोगों को जज कर लेते हैं कि मतलब वो ऐसा होता मेरी लाइफ में, या फिर ये चीज़ ऐसी होती मेरी लाइफ में तो शायद मैं और बढ़िया होता, या फिर मैं और परफेक्ट होती। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हो, जिस हाल में भी हो, और भगवान ने जो भी दिया है वो बहुत परफेक्ट है। हमारे पास जितना है वो बहुत है, लोगों के पास वो भी नहीं है जो हमारे पास है। और हमें कमियों को छोड़ के अच्छाइयों पे फोकस करके मेहनत करनी चाहिए, वो मैटर करती है। और मैंने ये फ़ैसला इंटर्नशिप के एंड की तरफ, एमबीबीएस के 4.5 साल बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप में हमें अपने कॉलेज में ड्यूटियां लगानी होती हैं। तो सितंबर का महीना था, ख़त्म होने वाली थी इंटर्नशिप, तब मैंने फाइनली फ़ैसला किया कि भाई मेरे को आईएएस की ही तैयारी करनी है। और उसके बाद मेरी इंटर्नशिप पीजीआई रोहतक से थी, और दिल्ली में मैंने सुना था कोचिंग है और कोचिंग लगाओ तो बढ़िया होता है। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया। तो मैं ड्यूटी करती पहले 8 घंटे की, फिर मैं रोडवेज़ की बस पकड़ती, हरियाणा रोडवेज़ की, फिर मैं मेट्रो से करोल बाग पहुँचती शाम तक, फिर वो 2 घंटे की क्लास लगाने की कोशिश करती, फिर मैं रात हो जाती, रात को ट्रैवल करना सेफ़ नहीं लगता था तो फिर दोस्त के पास रुकती, अगले दिन सुबह 3 बजे उठती, फिर 3 बजे से आईएसबीटी भागती, फिर वहाँ से बस पकड़ती, फिर रोहतक पहुँचती, फिर ड्यूटी करती। तो ये एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत टाइम तक, कहते हैं ना भेड़ चाल में, मतलब करने की बहुत कोशिश की। बीच में चिकनगुनिया भी हो गया, फ्रैक्चर भी हो गया। फिर मुझे लगा कि जब दोनों चीज़ें हुई तो मुझे लगा कि ये तो फंस गए और ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ, बाकी लोगों का हो सकता है ऐसे, पर मैं ऐसी ही हालत में ना तो ड्यूटी कर पा रही हूँ ढंग से, क्योंकि कई बार क्या होता था कि आप करोल बाग पहुँच गए हो और फिर आपको लगता है, फ़ोन आता कि आपके साथ वाले नहीं आए हैं या कुछ भी ऐसा हो गया है, आप वापस आओ। तो कई बार तो आप बिना क्लास लगाए वापस भागते थे। तो इट यूज़ टू बी लाइक 4 to 5 आवर्स ट्रैवल अ डे, और मैं बहुत थक जाया करती थी। तो फाइनली आई लेफ्ट दिस आइडिया, और मुझे लगा जहाँ होगा जैसे होगा वहीं पे ही बैठ के तैयारी कर लेंगे। बाद में जब इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तब दिल्ली आ जाएंगे, तब देख लेंगे जो देखना होगा, उस टाइम पे नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि उस टाइम जब मैं ट्रैवल करती थी तब भी मैं पढ़ने की कोशिश करती थी। अखबार जो है पीडीएफ फॉर्म में, भाई कोशिश कर लो कि रास्ते में ट्रैवल में सुन के कोई वीडियो लेक्चर लगा लिया या फिर कोई ऑडियो लेक्चर लगा लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लगा उसका, घर जाके पढ़ लिया। तो मतलब ऑल आई वॉन्ट टू से इज़ कि आप चाहे कहीं पे भी हो, काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कहीं पे भी कैसे भी संघर्ष कर रहे हो, क्विट मत करो, कोशिश करते रहो। मेन चीज़ जो है, यूपीएससी की तैयारी हो या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी हो, मेन चीज़ होती है कोशिश करते रहना, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। हो सकता है कि कुछ एग्ज़ाम्स में आपके बहुत कम मार्क्स आएंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अगला एग्ज़ाम दोगे उसमें अच्छे आ जाएंगे। सारी चीज़ें परफेक्ट हो ये ज़रूरी थोड़ी ना है। अब मेरे 5th 6th में 60% मार्क्स आए थे, अगर मैं उसी बात के ऊपर बैठ जाती और खुद को इम्प्रूव ही नहीं करती तो शायद 10th में भी मेरे 60% होते, 11th में भी मेरे उतने ही होते, और शायद मैं डॉक्टर भी नहीं होती, क्योंकि मैं खुद का पोटेंशियल रियलाइज़ ही नहीं कर पाती। और अगर शायद मैं डॉक्टर नहीं बनती तो शायद मैं कभी आईएएस को ये सोच नहीं सकती थी कि मैं मतलब इतने बड़े कदम को अपने घर वालों को समझा के, सबको समझा के कि मैं कर सकती हूँ, मैं इस लेवल तक जा पाती। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जिस भी स्टेज पे हो सकता है बहुत बुरे हालात में हो, बस क्विट मत कीजिए। और फैमिली, परिवार, भगवान सब साथ देते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब मंजिल होती है, आप होते हैं और ऊपर भगवान होता है, और एक ट्रायंगल सा बन जाता है। मतलब आप ऐसे होते हो कि मेरा भगवान जानता है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ और किसी ना किसी दिन मुझे मंजिल ज़रूर मिलेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर मुझे मिलेगी ज़रूर। और आपको अपने मन में यही भरोसा खुद पे और अपनी मंजिल पे रखना चाहिए और निरंतर मेहनत करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब मैं छोटी थी तो मम्मी पापा कई बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, एनुअल फंक्शन में या किसी जन्मदिन पे नहीं आ पाते थे। तो लगता था कि भाई बाकी बच्चों के माता पिता हर जगह आते हैं, मेरे माता पिता कभी नहीं आते हैं। तो उस टाइम पे मुझे लगता था कि मैं एक बार बोलूँ कि नहीं, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है। पर फिर अब मैं जब बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ शायद वो अपनी जगह संघर्ष कर रहे थे उस टाइम पे, वो उनका संघर्ष चल रहा था। और आज जब मैं संघर्ष कर रही हूँ तो शायद मुझे लगता है कि इंसान मजबूरी में नहीं आया होगा, जानबूझ के ऐसा नहीं होता कि नहीं आते हैं, और हम जितना सामने वाले की मजबूरी समझें उतना बढ़िया है। मैं इंटर्नशिप के बाद जब दिल्ली आके रहने लगी तो फ्लैट्स तो बहुत महंगे होते हैं, हम सबको पता ही है। तो उस टाइम पे मैं अपने एक रूम सेट ले रखा था, उसमें रह रही थी। तो हुआ यूँ कि मेंस की परीक्षा थी और मेंस की परीक्षा में थोड़ा ही टाइम था, और बाय चांस ऐसा हुआ कि मेरा फ्लैट में, बिल्डिंग में ऊपर वाला कमरा भी और नीचे वाला कमरा भी, दोनों कमरे खाली हो गए।
अब पूरे सन्नाटे वाली सुनसान सी बिल्डिंग में आप अकेले बैठे हो एक रूम सेट के अंदर, पूरे बिल्डिंग में कोई नहीं है और रात के 3 बज गए हैं और आप सामने सिलेबस रख के लगे हुए हो कि भाई करना है करना है करना है, और आप थोड़ी देर बाद पन्ने पलट के देखते हो कि 4 मिनट पहले मैंने ये पन्ना पढ़ा था और मुझे इसमें से कुछ भी याद नहीं आ रहा है। उस टाइम पे मुझे यूँ हुआ कि बस मैं चिल्लाऊँ, और मैं चिल्लाई भी कि मुझसे नहीं होगा ये सिलेबस। और फिर तो लगा कि भाई इतना तो किया है और पूरा सिलेबस का समंदर रहता है, 20 दिन बाद एग्ज़ाम है मेरा और मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये वाली जो फीलिंग आई, फिर लगा बिल्डिंग में अकेले है, फिर लगता गुस्से में चिल्लाया जाए। तो 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया गया कि मुझसे नहीं होगा, मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है। उस टाइम पे रोना आ रहा था, सुबह उठ के देखा तो हंसी आ रही थी कि रात को हमने क्या किया। तो इस तरह से भी फेज़ आए हैं और मेरे नहीं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट हर टॉपर के, हर सेलेक्टेड बंदे के लाइफ में ये फेज़ आया है जब उसे फ्रस्ट्रेशन हुई है कि सिलेबस नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ सिलेबस के ओशंस को देख के डरा मत करिए, सबके साथ ये होता है, आप अकेले नहीं हैं। और मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की, मैंने कई कोचिंग्स में पैसे भी बर्बाद किए, मैंने हर चीज़ करके देखी। मुझे फाइनली यही रियलाइज़ हुआ कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए और कोई भी चीज़ आप किसी भी छोटे शहर में हो या कहीं पे भी हो, कैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो, सब मुमकिन है। मैं जब दिल्ली में थी तो नाना नानी अकेले रहते हैं, मैंने बताया उनकी 3 बेटियां हैं, तो फिर वो अकेले रहते हैं, तो मैं उनके पास बचपन से रही हूँ, तो ऑब्वियसली लाडली तो हो ही गई हूँ। तो अब मैं इतने टाइम बाद अचानक से दिल्ली रहने जाती हूँ तो नाना जी का भी मन नहीं लगता है। तो उसके बाद मतलब उनका फ़ोन आया करता था, बेटी वीकेंड हो गया घर आ जा, बहुत टाइम हो गया घर आ जा। तो डिस्पाइट प्रिपरेशन, डिस्पाइट मेंस, डिस्पाइट इंटरव्यू, हर चीज़ के बावजूद भी मैंने वीकेंड्स पे रोहतक तक के चक्कर लगाए हैं और बैग उठा के जाया करती थी, घर पे रुका करती थी, जो भी छोटे मोटे काम होते वो हम सारे करते, मतलब मैनेज करके, और अगले दिन फिर बैग उठाती और फिर जाती। और हालत ये थी कि जो हमारा दिल्ली बाईपास है वहाँ पे ऑलमोस्ट हर जो लोकल दुकान वाला होता है या बस वाला होता है वो जानता था मुझे कि ये रोज़ ट्रैवल करती है, इस तरह से ट्रैवल करती है, तो ये फलाने रूट के ऊपर जाएगी। तो वो पहले ही बोल देते थे, मैडम हमारी बस में आके बैठ जाओ, आप सीट है इसके अंदर। तो मतलब आई वॉज सो फेमस एट दैट बस स्टॉप। और ऐसे ही पीरा गड्डी पे आई वॉज सो फेमस, सबको पता था कि ये बंदी हमेशा उसी रूट पे जाती है। तो मैं यही बता रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं किया कि भाई मैं 4 दीवारी में मैंने खुद को रोक लिया। एक बार रोका था, उसके बाद भाई चिल्लाने वाली नौबत आई गई थी, उसके बाद फिर हम घर चले गए। तो मैं ऐसा नहीं था कि मैं 16-16 घंटे पढ़ी या फिर मैंने सोशल मीडिया से भी खुद को कट ऑफ कर दिया। हाँ, प्रीलिम्स से पहले किया था, मेंस इंटरव्यू में आई वॉज टोटली एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। और बहुत सारे मित्रजन भी हैं जिन्होंने बहुत साथ निभाया, सबकी ज़िंदगी में होते हैं। मेरे मित्रों ने, मतलब ऐसे ऐसे मित्र होने चाहिए कि भाई रात को भी आप उनको फ़ोन करो कि यार मन नहीं लग रहा, तैयारी नहीं हो रही, तो फिर वो सुबह वो बोले कि हाँ कोई नहीं, हम हैं तो तैयारी कर। तो ऐसे मित्र सबकी लाइफ में होते हैं, मेरे में भी हैं। परिवारजन थे, भगवान थे, मैं खुद थी। तो आई थिंक ये जो टीम वर्क मैं बता रही हूँ, तो अपराजिता को अपराजिता बनाने में सिर्फ अपराजिता का हाथ नहीं था, ये पूरा टीम वर्क था, एक मिशन था जिसमें सबने अपनी भूमिका निभाई। और शायद मैंने अपने नाम को फाइनली फिर से जस्टिफाई किया। और ये कोई अंत नहीं है, ये शुरुआत है, और आशा करती हूँ आगे भी मुझे ऐसे ही मौके मिलते रहेंगे और इसी तरह से मैं अपने नाम को जस्टिफाई करती रहूँगी। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए अलग ही चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं फैमिली में भी, स्पेशली व्हेन यू आर ऑफ मैरिजेबल एज, कि शादी की उम्र हो रही है, इस टाइम पे आप तैयारी करने बैठ रहे हो। साथ वाली लड़कियों की तो शादी हो रही है, साथ वाली लड़कियों की तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो रही है। और खैर मैंने तो बचपन से कुछ और टॉन्ट्स भी सुने हैं सोसाइटी से कि भाई आपका रंग ऐसा है, आप इतने मोटे हो, ये है वो है। तो हर तरीके की चीज़ें मतलब हमें फेस करनी पड़ती हैं। और लड़कियां ख़ास तौर पे, हम लोग ये बातें दिल पर ले लेते हैं कि मतलब इसने मेरे रंग के बारे में ऐसे बोल दिया या मेरे बारे में ऐसे बोल दिया, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस हिट हो जाता है कि भाई मेरी उम्र इतनी हो गई है, मेरे साथ वाले मुझे सब टोक रहे हैं कि मतलब आपकी तो शादी की उम्र हो गई है। बट इन बातों को, सारी बातों को लड़कियों को इग्नोर करना चाहिए और ख़ुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी कर सकते हो। और यही सारे जो टॉन्ट्स होते हैं ना सोसाइटी के, कि आप ये हो गए हो, आप ऐसे दिखते हो, आप वैसे हो, ये सब जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, तो ये सारे टॉन्ट्स बिल्कुल उल्टे बन जाएंगे। सब लोग तारीफ़ें करेंगे कि मतलब हमें तो शुरू से ही पता था कि इसका हो जाएगा, हम तो बचपन से ही जानते थे इस लड़की के बारे में कि ये तो पक्का करेगी। तो ये बातें जो 4 लोग समाज हैं, ये बातें सेकंडों में पलटती हैं। पर आपको अपना सपना रियलाइज़ करने का मौका ज़िंदगी में एक बार देगा भगवान, और उस मौके को छोड़ना नहीं है। और समाज की 4 बातों की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और बहुत सारे चैलेंजेस होते होंगे, घर का काम भी करना पड़ता होगा, सब कुछ करना पड़ता होगा, उसके बावजूद भी
बहुत सारे लोग हैं समाज में जिन्होंने ये चीज़ इन सब के बावजूद भी करके दिखाई है। कई लोग छोटे शहर में लड़कियां होंगी, वो बड़े शहरों में नहीं आ पाती होंगी, फाइनेंशियल क्रंच होगा या फैमिली परमिट नहीं करती होगी, या पढ़ाई के लिए मतलब उन्हें लगता होगा कि कॉलेज के लिए अलाउ कर दिया बहुत है, अब अगला फेवर घर वालों से कैसे मांगूं, या फिर सोशल और सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे कि आपकी उम्र हो गई है, आप ऐसे अकेले कैसे रहोगे दिल्ली में जाके। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुझे लगता है कि दिल्ली कोई ऐसा शॉर्टकट या फिर फाइनल, जैसे मेट्रो स्टेशन में फाइनल स्टेशन होता है ना कहीं जाने का, ऐसा कोई फाइनल स्टेशन नहीं है कि आप वहाँ पे जाओगे तो ही आपको आईएएस मिलेगा। आप जहाँ पे हो ऑनलाइन मीडिया यूज़ करो, इंटरनेट यूज़ करो, डीकेटी पे बहुत सारे वीडियोस होते हैं वो देखो, बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ हैं और बहुत सारे तरीके हैं, उनसे आप अपनी गोल को अचीव कर सकते हो। बट मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए और आप भी एक दिन पक्का अपराजिता बन ही जाएंगे।